चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? चाबी कहाँ है? अच्छा ये रही चाबी, चलिए चलते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज कुछ नए अंदाज में आपके साथ मिल रहा हूँ। हम आज क्लासरूम के बाहर मिल रहे हैं, राइट? तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे मैं कहीं ड्राइव करके जा रहा हूँ। मन में आया कि इतिहास की किताबों के बाहर भी एक इतिहास है, तो ज़रा उसको एक्सप्लोर भी करूँ और आपके साथ शेयर भी करूँ। टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में नहीं, स्लाइड फॉर्मेट में नहीं, नॉर्मली हम लोग बोर्ड के अंदर या हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम लोग मिलते रहते हैं, बहुत डिस्कशंस भी करते हैं। पर आज विचार आया कि इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में जाया जाए जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक ऐसा उसका चैप्टर है। मैं अभी हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर्स के आसपास सफ़र हमारा रहेगा, और हम पहुँचेंगे एक ऐसी जगह जिसको आज की तारीख के अंदर बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी मिल रहा है, और ये जगह को अभी यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। तो हम जा रहे हैं लोथल। जी हाँ दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर, उसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे किताबों के बाहर के नज़रिए से, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हड़प्पीय सभ्यता लोथल के अंदर विकास होता है उसका, और किस तरह से वहाँ पे वे ऑफ लाइफ रही है, लोग कैसे जीते थे, कैसे उनका उदय हुआ और कैसे इनका डिक्लाइन रहा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक सफ़र का थोड़ा आप भी नज़ारा देखिए, अहमदाबाद के नज़ारे। तो दोस्तों हम लोग अभी रास्ते में हैं, एंड वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 45 किलोमीटर्स, और थोड़ा टाइम लगेगा। तो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि किसी को घर से निकल के ही मंजिल मिल गई, किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, और कुछ हमारे तरफ भी थे जो पूरी जिंदगी भर सफ़र में रहे। तो सफ़र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मंजिल भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना? कंटिन्यू करिए, हम पहुंचते हैं लोथल, आपको बताते हैं। दोस्तों वी आर अबाउट टू रीच लोथल, और रास्ता बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सफ़र की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारे जाति भांति के अनुभव होते हैं। यू फाइंड बिग व्हीकल्स, यू फाइंड बाइक्स, यू फाइंड एनिमल्स ऑन द इंडियन रोड्स अराउंड, एंड अभी बारिश के कारण रास्ता बड़ा सुहाना हो गया है। मतलब आप दोनों साइड पे देखोगे तो यू विल फाइंड वाटर बॉडीज, और फिर ये जो है ना पूरा खारापट का विस्तार है, मतलब काइंड ऑफ सलाइनिटी इंग्रेशन यहाँ पे हुआ था एक टाइम पे, राइट? तो उससे भी काफ़ी एक अलग ही वो है, माहौल बन गया है। और बारिश का अभी जस्ट सीज़न एंड हो रहा है, तो उसके कारण ग्रीनरी भी बहुत देखने को मिल रही है। बस पहुँचने की तैयारी है, बताता हूँ मैं आपको, अपडेट देता हूँ। A few moments later. ये देखो रास्ते में कौन मिल गया। तो बस यही है खासियत हमारे रूरल पार्ट्स की। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए लोथल। मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ। गाड़ी से उतरते हैं, अंदर चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे क्या देखने को मिलता है, और क्या हमने किताब में देखा है क्या वही है या कुछ और भी है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि ये जगह प्राचीन रोम या प्राचीन ग्रीस यानी कि एंशिएंट रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। भारतीय इतिहास में और दुनिया के इतिहास में भी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के रूप में कहते हैं। आज हम लोग कहानी के अंदर देखने की कोशिश करेंगे लोथल के इतिहास को, मेरे साथ प्रतीक नायक के साथ। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे हम लोग पहुंच गए हैं लोथल में, राइट? एंड पीछे नेम बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा कि जहां लिखा गया है कि इट्स एन एंशिएंट पोर्ट, प्राचीन बंदरगाह। हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे लोथल को कि ये कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या क्या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों,
दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा डॉकयार्ड है। ये वही डॉकयार्ड है जिसके बारे में हम लोग बातें करते रहते हैं, राइट। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो डॉकयार्ड है, ये डॉकयार्ड की खासियत ये है कि ये ऑलमोस्ट 200 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब 200 मीटर्स के आसपास, एंड मोर देन 37 या 36 मीटर के आसपास इसकी विड्थ है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये डॉकयार्ड की खासियत ये है कि इस डॉकयार्ड के माध्यम से या इस डॉकयार्ड की मदद से जो एंशिएंट हड़प्पन्स हुआ करते थे वो व्यापार करते थे। इनके डॉकयार्ड का ही जो पूरा का पूरा उपयोग है वो किया जाता था हड़प्पन्स के द्वारा विथ ट्रेडिंग टिल मेसोपोटामिया। तो आज के मॉडर्न डे इराक वाला रीजन है, या आपने मगन करके रीजन सुना होगा, राइट, या मगन जिसे हम लोग ओमान के रूप में कहते हैं, या दिलमुन है जिसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इन द मॉडर्न डे बहरीन। और आप देख पा रहे होंगे कि ये डॉकयार्ड बहुत बड़ा साइज़ का है, ऑलमोस्ट 200 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, और 214 मीटर है, और 37 मीटर 37 मीटर के आसपास इसकी विड्थ आपको देखने को मिलेगी। और ख़ासियत ये है कि इस डॉकयार्ड के, मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्शन देखने की कोशिश करोगे ऑन दी आई वुड से ऑन दिस साइड अराउंड, जहाँ मेरी उंगली आपको देखने को मिल रही है, राइट, तो मेरी जहाँ उंगली देखने को मिल रही है उस डायरेक्शन में कहीं पे साबरमती फ़्लो करती थी। और ख़ासियत यह है कि साबरमती रिवर के साथ ये पूरा का पूरा कनेक्टेड था, जिसकी मदद से ये हड़प्पन्स जो है जहाज़ों को अंदर लाते थे और बाहर भी एग्जिट भी यहाँ से ही होता था। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डॉकयार्ड इज़ कि इट इज़ हैविंग स्लूज गेट्स अराउंड। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्लूज गेट्स अराउंड? तो नॉर्मली क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज़ एब एंड टाइड, यानी कि भरती और ओट आती रहती है, तो यहाँ से आज की तारीख में अब जो समुंदर है वो तो 15 किलोमीटर पीछे चला गया है, बट वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी इसके पीछे ही समुंदर का रूट हुआ करता था। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब यहाँ पे हाई टाइड आएगा तो पानी को अंदर लाया जाएगा, और स्लूइस गेट की मदद से समवेयर इन माई बैकयार्ड इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे पीछे स्लूइस गेट्स हुआ करते थे। वो स्लूइस गेट्स की मदद से दे टू मेक श्योर कि वाटर लेवल रिमेन्स द सेम, और पानी का लेवल जब सेम होता था तो फिर उसके बाद वहाँ पे जहाज़ों को लाया जाता था, जहाज़ों की मरम्मत होती थी। खासियत ये है कि ड्राई डॉक के रूप में भी इसका यूज़ होता होगा, और इसी डॉकयार्ड की मदद से दे यूज टू मेक श्योर अराउंड कि दे कैन लाइक नो बोर्ड डीबोर्ड द वी विल सी कि वॉट एवर गुड्स दैट दे यूज टू परचेज एंड द प्रोड्यूस एज वेल। इनफैक्ट हड़प्पा की खासियत ये है कि ये मेसोपोटामिया तक व्यापार करता था। आज के मॉडर्न डे इराक हो गया हो, या आप सबको जानकारी होगी कि हड़प्पन्स यूज टू ट्रेड विथ मगन इज़ द मॉडर्न डे ओमान, and all the way up till Dilmun, that is the modern day Bahrain. So there are seals that were found. In fact अभी तो यहाँ पानी है, कभी हम लोग वापस आएंगे तो मैं आपको यहाँ का ड्राई डॉक बताऊँगा जिसके अंदर आपको शिप के एंकर्स मिलते हैं। तो जैसे आज की तारीख में जहाज़ों में एंकर होते हैं, सो दैट द शिप वंस इट गेट स्टेबिलाइज्ड ऑन दी डॉक, तो उसको एक एक जगह पे स्थिर करने के लिए इन्होंने पत्थर के एंकर्स बनाए थे, क्योंकि एट दैट टाइम आयरन वॉज नॉट अवेलेबल। सो इट्स अ ट्रूली रिमार्केबल फीचर ऑफ द हड़प्पन्स, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वी आर कॉल्ड एज अ वेरी कोस्टल एंड अ मराइन सिविलाइजेशन, है ना। तो खलासी लोग थे हड़प्पन्स, और ये खलासी ऐसे थे कि दूर दूर तक समुंदर सागर को खेड़ के परदेश में जाया करते थे, और यही एंशिएंट इंडिया की हेरिटेज है। अब आगे चलते हैं, हड़प्पा के बारे में और भी देखते हैं। दोस्तों अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है दिस इज़ द वेल अराउंड, राइट। अब हड़प्पन्स के केस में हमने ये पढ़ा भी है कि हड़प्पन्स की एक खासियत रही है कि ये लोग वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, राइट। और वाटर मैनेजमेंट के केस में दे वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ आई वुड से स्पेसिफिकली द इरिगेशन सिस्टम, और वी कैन से द सेविंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो खैर इनको पानी को लेके, जो खास करके फ्रेश वाटर को लेके एक बहुत बड़ा इनके लिए ये था, चैलेंज था। तो इसके लिए इन्होंने इस तरह के कुएं बनाए हैं, और ये डॉकयार्ड को सट के ही है। मतलब अगर आप डॉकयार्ड देखोगे, ये रहा डॉकयार्ड, एंड जस्ट उसके बाजू में आपको यहाँ पे ये वेल देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि दो लाइनें लिखी गई है, मतलब एक बोर्ड है, साइन बोर्ड है, जहाँ एक साइड लिखा गया है वेयरहाउस और दूसरा लिखा गया है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस यानी कि वो एरिया जिसे हम लोग सामान्यतः आइडेंटिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिटाडेल, राइट। तो आप सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता होगा कि शहर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता था। तो एक होता था अपर टाउन और एक है लोअर टाउन। तो एक्रोपोलिस जो है वो एक्चुअल में आपका अपर टाउन है,
और जो बाकी सारा एरिया है वो लोअर टाउन के अंदर आता था। एंड अभी मैंने आपको बताया डॉकयार्ड के बारे में, तो अब आगे चलते हैं। दिस वॉज द एक्रोपोलिस एंड द अपर साइड दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे, दिस एरिया इज़ क्वाइट ऑन द हिली साइड, राइट। तो ये एक टिल्ले के रूप में है, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज यहाँ पे डॉकयार्ड भी आया हुआ है। तो पानी का जो बहाव है वो शायद इस डायरेक्शन से आते 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 ऊपर की तरफ आता। तो यहाँ पे इसके लिए इन्होंने एक फोर्ट टाइप बनाने की कोशिश की थी। तो जब SR राव ने इसके ऊपर एक्सकेवेशन किया तो इसको इसके लिए एक्रोपोलिस के रूप में कहा। सामान्यतः हड़प्पा के ज़्यादातर जो शहर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, अपर टाउन एंड लोअर टाउन के रूप में। पर गुजरात में एक और इंटरेस्टिंग साइट है जिसका नाम है धोलावीरा, वो 3 पार्ट में भी है। यही एक्रोपोलिस का एक और पार्ट है जिसे हम लोग वेयरहाउस के रूप में कहते हैं। नॉर्मली आप सबको याद होगा दोस्तों कि ये जो वेयरहाउस वाला जो रीजन है, इसको स्टोर हाउस के रूप में कंसिडर किया जाता था। हड़प्पन्स ने बहुत सारी जगह के ऊपर ग्रैनरीज बनाई थी, राइट। तो ये ग्रैनरीज का ही एक पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा, जिसको हम लोग अभी देख पा रहे हैं। अभी इसके प्लेटफॉर्म ही है, ऑब्वियस है इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग होता होगा, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट नाउ। तो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये जो पीछे वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपका दुर्ग यानी सिटाडेल हुआ करता था। ये सिटाडेल के अंदर सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि जो इलीट क्लास के लोग थे, यहाँ के मर्चेंट्स होंगे या रूलर होंगे या कोई चीफ होगा, उसका मकान होगा, राइट। ये एक्रोपोलिस की डिटेलिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये ट्रेपेजोडियल शेप के अंदर आपको देखने को मिलता रहता है। 117 मीटर बाय 136 मीटर बाय 111 मीटर की इसकी ओवरऑल इसके डायमेंशंस है। सो यू कैन इमेजिन दिस पार्ट। और उसमें भी जो मेन रेसिडेंस हुआ करता था वो 3.5 मीटर, मतलब तकरीबन 10 फीट के आसपास की हाइट के ऊपर पोडियम में था। अभी हम लोग ऊपर की तरफ में ही आ गए हैं, राइट, और वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो दिस हाईलाइट्स द केस अराउंड कि ये कितना बड़ा एरिया के अंदर कवर हो रहा है। और ख़ासियत ये है कि एक्रोपोलिस के अंदर ही 12 घर भी थे, यूनिफॉर्म डायमेंशंस उसकी साइज़ थी। तो ये दर्शा रहा है कि ये वर्कर्स के या वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी होगी उनके मकान आपको मिल जाएंगे, राइट। और हमने देखा था कि हड़प्पन्स के यहाँ बहुत ही इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम था। तो अगर आप ये देख पा रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली मोर ऑफ अ ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पन्स के द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली ये कैविटी के रूप में थी। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर। और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बीच में एक ड्रेनेज लाइन टाइप ऑफ दिख रहा है, जहाँ से पानी जो है वो बह के आके इस साइड डॉकयार्ड के साइड चला जाता होगा। ऐसा मोस्ट प्रोबली अभी से तो आर्कियोलॉजिकली दिख रहा है, राइट। एक यहाँ पे भी इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो यही है ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा की जो वर्ल्ड फेमस आपको मिल जाएगी। लोथल शहर में भी आपको इसी प्रकार की ड्रेनेज लाइन भी मिलेगी। दोस्तों शहर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। एक है आपका अपर टाउन जिसके ऊपर अभी हम हैं, और यहाँ से ही एक लोअर टाउन का एरिया भी जा रहा है। तो थोड़ा उस तरफ भी जाके देख के आते हैं कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये जो है पीछे आपका एक्रोपोलिस का ही पार्ट है। और एक्रोपोलिस के अंदर हमने अभी जस्ट ये देखा कि कैसे सिटाडेल हुआ करता था। मोस्ट प्रॉब्ली ये हड़प्पन्स बड़े एडवांस लोग थे, बिकॉज इनको ये चीज़ पहले से ही पता थी कि सर्वाइवल पानी हो गया हो या कहीं विदेशी आक्रमण हो रहे हो, तो उससे बचने के लिए भी ये फोर्ट बनना चाहिए, राइट। तो ये एक इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। दिस ऑल्सो शोज़ कि हड़प्पन्स वर पॉलिटिकली क्वाइट अवेयर एंड दे हैड सम काइंड ऑफ पॉलिटी। अब वी आर नॉट श्योर कि इनकी पॉलिटी में क्या राजाशाही थी या रिपब्लिकनिज्म था, एक चीफडम की व्यवस्था हुआ करती थी। तो उसके ऊपर तो एक ज़रूर से डिबेट है। RS शर्मा से लेके और भी ऑथर्स ने इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की वो जो है अपने ओपिनियंस दिए हैं। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ एक्रोपोलिस के मेन पार्ट के पीछे, राइट। तो ये बहुत बड़ा पोडियम आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया 100 मीटर की इसकी जो विड्थ और लेंथ है, तो ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 300-350 फीट के आसपास की इसकी डायमेंशंस आपको मिल जाएगी। और ट्रेपेजोडियल आकार के अंदर है। तो ये शोकेस करता है कि हड़प्पन्स वर मैग्नानिमेंट बिल्डर्स एज वेल। इंटरेस्टिंगली ये सब बेक्ड ब्रिक्स के द्वारा बनता है। आपने देखिए कि कितनी सारी ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। मेरे चारों तरफ आपको भट्टी में तपी हुई ईंटें देखने को मिलेगी। अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये लोग ब्रिक्स को कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे। तो दोस्तों ब्रिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी मेरे पीछे ही आपको मिलेगा। एक्चुअली ये जो रास्ता चल रहा है, दिस रोड लीड्स टू द लोअर टाउन एरिया, जिसे जहाँ सामान्य जनता रहा करती थी। और वहाँ पे ये ब्रिक्स जो है वहाँ पे बनती थी। भट्टी है, पूरी की पूरी एक किल है। उसके ऊपर अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों दिस इज़ द लोअर टाउन एरिया जो मेरे पीछे हम देख रहे हैं। और
यहाँ पे भी ठीक ठाक आबादी रहती होगी, जिस हिसाब से इसकी साइज़ और डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये लोअर टाउन में सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि कॉमन मैन रहा करता था, राइट। तो हड़प्पा के जो सिविलाइजेशन के या लोथल टाउन के अंदर जो क्राफ्टर्स हुआ करते थे, जो सामान्यतः मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, उन सब का वसावट यहाँ पे इस जगह के ऊपर रहा करता होगा। दोस्तों, हम सब ने बीड फैक्ट्री के बारे में तो पढ़ा ही है, राइट। तो ये वही बीड फैक्ट्री है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और एक पूरा मड ब्रिक का स्ट्रक्चर था, 11 रूम हुआ करते थे, बीच में सेंट्रल कोर्टयार्ड था, जहाँ पे बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग आपको होते हुए देखने को मिलती रहेगी। और ख़ासियत ये है कि ये बीड्स मणके के रूप में आपको पता होगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, तो उसको भी ये लोग किल्स के अंदर तपाने की कोशिश करेंगे और उसकी मदद से दे यूज्ड टू मेक द बीड्स अराउंड एज वेल। तो दोस्तों, मैं आपको बीड फैक्ट्री के बारे में बता रहा था। ये पीछे है वो है बीड फैक्ट्री, और ख़ासियत ये है कि इसमें मणके बनते थे। लोथल के सिवाय एक और साइट है जिसका नाम है चाणूदरो, जहाँ पे आपको बीड मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने को मिलता रहेगा। और ख़ासियत यह है कि ये जो बीड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है, वो एक्सपोर्ट्स भी होते थे दूसरे साइट्स के ऊपर। ये जगह है, इसमें बीड्स को वी विल सी कि बनाया जाता था, और तकरीबन 600 के आसपास मणके हमको यहाँ से मिल के आए हैं। ये प्रीशियस स्टोन से बनते थे, दे यूज्ड टू मेक इट विद द प्रीशियस स्टोन्स अराउंड, and they used to trade as well. So it was more of a commodity for trade. It was more of a we can say barter commodity simultaneously. And खासियत ये है कि ये बड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी। इसमें करीबन 11 रूम्स थे, मतलब अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इट यूज टू बी अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, है ना, जिसमें 11 कमरे होके उसमें से आप बीड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अच्छा, ये लोअर टाउन से एक और बात मुझे याद आई। बात इस तरह से याद आई कि ये जो लोअर टाउन वाला जो एरिया है, जहाँ पे ये कॉमनर्स रह रहे हैं, इसमें आपको एक इक्वालिटी का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है, राइट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत बार हम लोग इतिहास में कहते हैं कि इट इज़ एन ईगैलिटेरियन सिविलाइजेशन, कि ये समतावादी सिविलाइजेशन है। क्योंकि देखो, घरों के साइज सेम है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता है। सिविक एमिनिटीज़ हर एक के घर के अंदर थी, मतलब यहाँ जितने भी घर मिले हैं, मकान मिले हैं, वहाँ आपको हर एक के घर के अंदर पानी का कनेक्शन है, टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाता है। कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, मतलब स्टेट ने बना के दिया होगा, कोई हाउसिंग की स्कीम चलती होगी प्रधानमंत्री आवास योजना के जैसी, जिसकी मदद से द हड़प्पन्स वुड हैव मेड श्योर कि यहाँ एंक्रोचमेंट ना हो, और एस्थेटिकली भी ज़्यादा प्लीजिंग लगता है, राइट। यूनिफॉर्मिटी, सिमेट्री की मदद से द हड़प्पन्स वुड हैव मेड श्योर अराउंड की जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी डिज़ाइन, जो डायमेंशंस है, वो ऑलमोस्ट सेम रखे जाए। दोस्तों, लोअर टाउन और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कीवर्ड जिसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान और सिमेट्री, राइट। तो हड़प्पा के ज़्यादातर शहरों के अंदर आपको जो बरियल्स देखने को मिलते रहते हैं, उसमें आपको क्रिमेशन भी मिलता है, एट टाइम्स डेड बॉडीज़ को बरी भी किया जाता था, राइट। तो ये उसी के तरफ रास्ता दिखाता है, एंड ख़ासियत उसकी ये है, उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। सो दिस इज़ द सिमेट्री पोर्शन, जहाँ पे नॉर्मली हमें बरियल्स देखने को मिल जाता है। और हड़प्पा के अंदर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सिमेट्री है, जो बरियल्स है, वो दैट वाज नॉट द ओनली प्रैक्टिस। हड़प्पन्स वर ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस जिन्होंने क्रिमेशन भी किया था, मतलब अग्निदाह भी दिया था, जैसे हम लोग आज देते हैं। तो मेरे पीछे जो सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, इसकी खासियत बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो जॉइंट बरियल्स मिले हुए। जॉइंट बरियल्स का मतलब ये होता है कि इसमें स्त्री और पुरुष, मोस्ट प्रॉब्ली हस्बैंड वाइफ होंगे, पार्टनर्स होंगे, जिनकी साथ में मृत्यु हो गई होगी, या शायद तक आगे पीछे भी मृत्यु हुई हो सकती है, पर दोनों को साथ में दफनाया गया था। देखिए, एक राखीगढ़ी करके एक साइट है हरियाणा के अंदर, जिसको नेक्रोपोलिस के रूप में कहते हैं, जहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज़ को एक साथ लाइन अप किया गया है। उसके सिवाय लोथल की भी सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट स्केलेटल रिमेन्स की जब स्टडी की गई, फॉनल एनालिसिस किया गया, बोन्स की स्टडी की गई, डीएनए स्टडीज़ हुआ, तो उसकी मदद से भी हमें पता चलता है कि द कॉज ऑफ डिसीज, हमें पता चलता है कि द एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द हड़प्पन्स अराउंड। अब ऑब्वियस है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एट दैट टाइम, या लोग बीमार भी हो जाते थे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि दे विल बी सर्वाइविंग, जैसे आज की हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75 साल के आसपास। बट हड़प्पन्स हैड गुड लॉन्जेटिविटी। उतनी तो चीज़ें हमें जो सिमेट्री के अंदर जो बोन्स और स्केलेटल स्टडीज़ की गई, उसकी मदद से पता चलता है। इंटरेस्टिंगली सिमेट्री है, ये लोअर टाउन से थोड़े बाहर के विस्तार में है। मतलब हड़प्पन्स को हैबिटेशन की एक एहसास था
कि भाई देखो बरियल्स हम लोग करेंगे जहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। आप याद करिए कि जो इसके पहले का पीरियड है जिसे हम लोग चालकोलिथिक पीरियड के रूप में कहते हैं, जहाँ पे बरियल सामान्य घर के अंदर हो जाते थे। तो इनामगांव जैसी साइट है आपको मिल जाएगी, या मालवा की साइट्स आपको मिल जाती है जहाँ घरों के अंदर बरियल्स थे। बट हड़प्पन्स हैड अ स्पेस डायमेंशंस एज वेल कि सिमेट्री इज़ अ वेरी सेपरेट प्लेस अराउंड, राइट। अच्छा, ये सिमेट्री के अंदर आपको ग्रेव गुड्स मिले हैं, ग्रेव गुड्स के अंदर आपको खाने पीने की वस्तुएं मिली है, लोथल की अपनी पॉटरी आपको मिल चुकी है, राइट। वी फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉटरी इन लोथल, जिसकी अपनी ही एक सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट है। नॉर्मली रेड एंड ब्लैकवेयर की पॉटरी आपको प्रोमिनेंट होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बरियल का और सिमेट्री के स्टडीज़ का। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हड़प्पा का जो पूरा पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रोटो हिस्ट्री, राइट। सो वी डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट रिलेटेड टू इट, हमारे पास इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो स्क्रिप्ट के अभाव के कारण हमें जो मूलतः पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, उन्हीं की ही स्टडी करके वी हैव टू कम टू दिस कंक्लूजन अराउंड कि व्हाट द हड़प्पन्स वर स्पीकिंग ऑफ देमसेल्व्स, राइट। देखिए ईंटें मतलब एवरीथिंग इज रिटन ऑन द वॉल्स, राइट, ओके। तो यही है, ये जो ब्रिक्स है ये कुछ कहती है, ये गांव कुछ कहता है, 4500 साल पहले की सभ्यता कुछ हमें बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये जो लोअर टाउन का एक एरिया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लोअर टाउन के अंदर जहाँ सामान्य घर आपको मिल रहे हैं, शहरी जन रह रहे थे, अर्बन सिविलाइजेशन की आपको एक फीचर देखने को मिलती रहेगी। इसकी एक और इंटरेस्टिंग खासियत हमको देखने को मिलती है, इनमें से कुछ घरों के अंदर हमें फायर ऑल्टर्स मिल के आए हैं, राइट, जिसे हम लोग हवन कुंड के रूप में, यज्ञ के रूप में कंसीडर करते हैं। तो ये दर्शाता है कि हड़प्पन्स अग्नि पूजा भी, अग्नि वर्शिपिंग भी करते थे, राइट। और ये लोथल ही एक साइट के रूप में मिलती है, लोथल के सिवाय कालीबंगन जैसी साइट आपको मिल जाती है जहाँ पे आपको फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। तो आप देखिए कि अग्नि की पूजा उस पीरियड में भी होती थी यज्ञ के रूप में या घरों के अंदर, और स्पेसिफिक रिचुअल पर्पस है वो भी ईस्ट में है, ईस्ट के साइड, हम लोग ईशान एंगल के रूप में कहते हैं। एंड एज पर द लाइक नो रिलीजियस फिलॉसफी एज वेल, द ईस्टर्न डायरेक्शन इज़ कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड, राइट। तो ये भी इसकी एक खासियत के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सिविलाइजेशनल मेमोरी है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई रिलीजियस रिचुअल्स है, जो वर्शिपिंग प्रैक्टिसेस है, वो तब से लेके आज तक कितने लंबे समय तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, इस डॉकयार्ड पे बैठे बैठे कभी कभी विचार भी आया, मतलब विचार ये आया कि सोचिए कि इसमें कितना इतिहास इसमें सिमटा हुआ है। आप समझ सकते हो कि आज से 4500 साल पहले या 4500 ईयर्स बैक यहाँ पे सेलर्स आते होंगे, जहाज आते होंगे, लोग इंटरेक्ट करते होंगे, कॉटन बीड्स, कॉपर, ब्रॉन्ज की आर्टिफैक्ट्स की लोडिंग अनलोडिंग होती होगी। हड़प्पा के जो सील्स है वो सीलिंग्स के रूप में भी यूज़ होते होंगे, सो दैट पार्सल्स को पैक किया जाता, एंड देन इट वुड हैव बीन एक्सपोर्टेड आउटसाइड द कंट्री। मतलब कभी कभी ऐतिहासिक जगहों के ऊपर आते हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, टीचर तो मैं बाद में हूँ, अभी तो मैं विद्यार्थी के रूप में अपने आप को ज़्यादा पहचानता हूँ, तो मुझे लगता है कि साक्ष्य अगर आप देखोगे तो इसमें कितना अतीत समाया हुआ है, और जब लाइव होती होगी तो कितनी हसल बसल होगी इस जगह के ऊपर। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन, जिस प्रकार की इसकी ट्रेड थी, जिस प्रकार की यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई, जहाँ आपको ग्रिड में प्लानिंग के अंदर रास्ते देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आपको बेक्ड ब्रिक्स और पक्के मकान देखने को मिलते हैं, जिस तरह से ये वर्ल्ड के साथ उस पीरियड में कनेक्टेड था, ये सिविलाइजेशन में खास करके इस शहर का अंत कैसे आया, तो थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। हड़प्पा के जो सभ्यता के ज़्यादातर शहर है वो 1900 से लेके 1800 BC तक आते आते उसकी डिक्लाइन ऑलमोस्ट होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हड़प्पा का जो सिविलाइजेशनल पीरियड है वो 2600 से लेके 1800 BC तक मिलेगा। उसमें लोथल बिकॉज लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर निकल के आया था, तो इसका ओरिजिन भी थोड़ा लेट होता है, इसका डिक्लाइन भी थोड़ा लेट देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर हड़प्पीय सभ्यता के शहर जैसे मोहनजोदड़ो हो गया हो, या हड़प्पा हो गया हो, या बनावली है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, इन सब का पतन होना शुरू हुआ, पर लोथल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फेयरली बिकॉज ऑफ द डॉकयार्ड एंड द पोर्ट एंड द ट्रेड कनेक्टिविटी दैट इट हैड। इट वाज एबल टू सर्वाइव एंड सस्टेन लिटिल बिट लॉन्गर देन द अदर सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। जैसे हड़प्पा के बाकी सारे शहर रिवर के ड्राइंग के कारण, इकोलॉजिकल चेंजेस के कारण, जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स अराउंड। लोथल कंपेरेटिवली सर्वाइव कर गया थोड़े लंबे समय तक आते आते,
उसके पीछे का एक कारण है क्योंकि उसका व्यापार जो इस डॉकयार्ड की मदद से हो रहा था वहाँ उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प करता गया। बट लोथल के साथ दिक्कत ये हुई कि बिकॉज इट वॉज पार्ट एंड कनेक्टेड टू द होल नेटवर्क अराउंड, तो इट वॉज बट ऑब्वियस अराउंड कि इसके सर्वाइवल में दूसरे शहरों का भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जैसे मोहनजोदड़ो हो गया है, राइट, धोलावीरा हो गया है, राइट, उसके साथ भी इसके व्यापार होते थे। तो इन द लेट हड़प्पन पीरियड इनकी स्क्रिप्ट, जो हड़प्पा के जो सील्स हुआ करते थे उसकी जो स्क्रिप्टिंग थी वो स्क्रिप्ट इन्होंने यूज़ करनी बंद कर दी। स्क्रिप्ट बंद हो गई, सील्स का भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बंद हो जाता है, और इस तरह से ग्रेजुअली जो हड़प्पा की सभ्यता है वो डी अर्बनाइजेशन की तरफ चली गई। अब जैसे ही ये डी अर्बनाइजेशन की तरफ गया, यानी कि विनगरीकरण की तरफ गया, तो लोथल अकेला एक आइसोलेटेड हो गया। आइसोलेशन होने का मतलब ये है कि भाई जो रीजनल कल्चर्स निकल के आए, जैसे जोकार कल्चर निकल के आए सिंध के अंदर, ये सिमेट्री एज कल्चर निकल के आए हड़प्पा के अंदर, तो ऑल ऑफ दिस क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस जहाँ लोथल को सर्वाइव करना विद इन द डिक्लाइन फेज ऑफ द हड़प्पन थोड़ा टफ हो गया। ग्रेजुअली लोथल आइसोलेटेड हुआ, उसका ग्लोबल ट्रेड जो मेसोपोटामिया के साथ था या आज के बहरीन या ओमान के साथ हुआ करता था, मगन, दिलमुन जैसे रीजन्स के साथ, वो भी फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स आ रहे थे प्रिसाइसली, जैसे कॉपर हो गया हो, या जो बीड्स हमने डिस्कस किया आके, लैपिस लजूली हो गया, अगाट हो गया, चर्ट हो गया, जास्पर हो गया, है ना, कार्नलीन हो गए, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्कोइस जैसे स्टोन्स के मटेरियल आ रहे थे, उसकी सप्लाई भी कमी हो गई। तो लोगों के पास भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है एक तरह से जीवन निर्वाह करने की, अपने आप को सर्वाइव और सस्टेन करने की, वो भी थोड़ी तकलीफ में आ जाती है। तो ग्रेजुअली लोथल का भी डी अर्बनाइजेशन हुआ, और बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ऑन अ रिवराइन सिचुएशन, साबरमती भोगावो नज़दीक से जा रही है, पूरी की पूरी कोस्टल आउटरीच का ये पूरा बेल्ट है, तो वहाँ पे फ्लडिंग भी होने की शुरुआत हुई। तो ओवरऑल बाकी सारे हड़प्पा के शहरों का डिक्लाइन हुआ, उसके कारण भी उसकी इम्पैक्ट पड़ी, और जो बची कुछ ही इसकी जो आस थी वो हमें देखने को मिलती रहती है। जैसे ही यहाँ पे फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है तो इट विल गो इनटू अ डाउनफॉल, एंड अराउंड 1800 BC से कुछ 100 सालों तक आगे आते आते विल सी कि इवेंचुअली इसका पतन हो जाता है। तो दोस्तों चलते चलते पहुंच गए हम तो आखिर में अपने बसेरा पे, है ना। पर कहानी यहाँ पे अटकती नहीं है, कहानी तो और चलेगी आगे, राइट। आज लोथल है, कर कोई और जगह जाएंगे, पर घूम फिर के आना तो एक ही जगह पे है, क्योंकि किसी गुजराती कविराज ने इसके ऊपर एक लाइन लिखी है कि वो धरती न छेड़ो घर, पूरी दुनिया चाहे कहीं पे भी घूम लो पर घर घर होता है। खैर, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, एंड और कोई प्लेसेस कहाँ पे कर सकते हैं वो भी ज़रा सजेस्ट करिएगा। इसके सिवा अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, 19,999 के अंदर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन, टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, जीएस, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। और खासियत ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक सीजन प्लेयर हो, यानी कि एक सीनियर एस्पिरेंट हो, जब अपने हथियार को धारदार करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ज्वाइन करिए हमारे निश्चय बैच के अंदर, जो यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए डिजाइंड है, अलग से है। आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वो बैच उसमें कवर हो जाएगी, नहीं ले रहे हो तो आप उसमें अलग से भी तैयारी कर सकते हो। उसका प्राइस है 9,999, जिसमें 75+ मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव आंसर राइटिंग के साथ कराया जाएगा। यूज़ करना ना भूलिएगा PN लाइव कोड, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।